Hello students, our today's topic is kinetic properties of collides. In kinetic properties, there are various properties of colloidal dispersion system, that is Brownian moment, diffusion, osmotic pressure, sedimentation and viscosity. Brownian moment. इन ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है कि जो आपका कोलाइडल डिस्पर्शन जो सॉल्यूशन है, इसमें क्या है कि एक तो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसमें रैंडमली मूवमेंट होते रहते हैं, उनके साथ कोलाइड कर जाएगा। तो कोलाइड होने के बाद क्या होगा, वो एक जिगजैग पैटर्न जो है पाथ को फॉलो करेगा। सपोज यहाँ पे जो है ये जो है दैट इज द डिस्पर्शन मॉलिक्यूल और ये जो है इट इज अ कोलाइडल पार्टिकल। अब सपोज ये कोलाइडल पार्टिकल जो है ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आके इसने क्या किया है, किसके साथ कोलाइड हुआ, ये डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ। तो इससे जब ये कोलाइड करेगा, स्ट्राइक होने के बाद ये अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। देन उसके बाद यही मॉलिक्यूल जब दूसरे डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर जाएगा, अगेन इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होके यहाँ को आएगी। यहाँ पे इसने फिर से कोलाइड करा डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ, देन इसकी डायरेक्शन यहाँ को होगी। सिमिलरली दोबारा कलिजन के बाद ये पाथ फॉलो करेगा, उसके बाद ये इस पाथ को फॉलो करेगा, देन दिस। तो अब ये जो यहाँ पे पाथ बना है इसको हम क्या कहते हैं, जिगजैग पाथ। ये जो मोशन है इसकी दैट इज अ जिगजैग मोशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है अब यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, जो इरेटिक मूवमेंट हो रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स का, इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। एंड दिस ब्राउनियन मूवमेंट वाज रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो ये ब्राउनियन मूवमेंट रिपोर्ट किया था, एक इसमें किया था पोलन ग्रेन्स में इन वाटर। तो वहाँ पे ये देखा गया था कि जो पोलन ग्रेन्स है वो भी एक जिगजैग मोशन जो है उसको फॉलो करते हैं, उनमें एक ब्राउनियन मूवमेंट है। ठीक है, एंड दिस द ब्राउनियन मूवमेंट इन जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो किस में हेल्पफुल है, इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइडल सोर्स। जैसे कि कोई भी कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है, हम कब कहेंगे वो अनस्टेबल है, जब उसमें जो पार्टिकल्स है उन वो सेटल डाउन होंगे, उनकी सेडिमेंटेशन होगी। तो वो एक उसका जो है वो अनस्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है। तो अगर पार्टिकल्स का जो है वो रेंडमली मूव करते रहेंगे, अगर वो ब्राउनियन मोशन में है, तो उससे क्या होगा, उनका जो सेटलिंग है वो उससे उसको प्रिवेंट करेगा। और दैट मीन्स कि इसकी जो कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है उसको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता रहेगा। Now here are some points for this Brownian moment. First is the colloidal particle as large as about 0.5 micrometer exhibits Brownian moment. तो जितना जैसे जो भी पार्टिकल्स है अप टू 0.5 माइक्रोमीटर तक अगर उनका साइज होगा तो उनमें ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद थर्मल एनर्जी कीप्स पार्टिकल इन कंटिन्यूस मोशन। तो अगर आपके पास कोई भी कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है, आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसको थर्मल एनर्जी दे रहे हो, आप उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली उस मोशन में रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी जैसे डिस्पर्शन में आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेम्परेचर से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसीलिए जो थर्मल एनर्जी है उससे भी क्या होगा, पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली इस मोशन में बने रहेंगे। Then in motion they collide with walls, other particles and change their direction, velocity. So अगर जैसे जो पार्टिकल्स है, अगर आप उनको लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी ये पार्टिकल्स है इनमें क्या होता है, जैसे ये वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं या दूसरे पार्टिकल्स हैं जैसे डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के साथ मैंने आपको बताया कि वो कोलाइड करते हैं, तो ड्यू टू दैट कोलिजन उनमें क्या होगा, उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहेगा और उनकी वेलोसिटी भी जो है वो चेंज होगी ड्यू टू दैट collision.
देन पार्टिकल मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेक्स्ट थिंग इज जो भी ब्राउनियन मूवमेंट है, ब्राउनियन मूवमेंट में क्या है कि पार्टिकल जो है वो रेंडमली जो है मूव करते हैं। तो जो उनका ये मूवमेंट होता है वो होता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मीन्स कि ये जो पार्टिकल्स है जिनमें ब्राउनियन मूवमेंट है उनका सेडिमेंटेशन नहीं हो पाता, वो बॉटम पे सेटल डाउन नहीं हो पाते, क्योंकि वो मूवमेंट है इसके अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उन पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करता है। देन उसके बाद ब्राउनियन मोशन स्टॉप्स विद इंक्रीज इन साइज एंड विस्कोसिटी। अगर जो पार्टिकल्स है उनका साइज आप इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, जो उन पार्टिकल का ब्राउनियन मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, अगर आप विस्कोसिटी को भी इंक्रीज करते हो डिस्पर्शन मीडियम को, सपोज आप क्या कर रहे हो, जो आपका कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है आप उसमें लाइक ग्लिसरीन ऐड कर रहे हो, तो ग्लिसरीन ऐड करने से उससे जो डिस्पर्शन सॉल्यूशन है उसका जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू दैट इंक्रीज इन विस्कोसिटी, दैट ब्राउनियन मूवमेंट will stop. Now diffusion. Particles diffuse spontaneously from a region of higher concentration to one of lower concentration until the concentration of the system is uniform throughout. तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि एज यू ऑल नो कि जो भी पार्टिकल्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ गिर जाते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो अब जो भी ये कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो पार्टिकल्स है उनमें एक ब्राउनियन मोशन है। तो ड्यू टू दिस ब्राउनियन मोशन तो ये पार्टिकल क्या कर सकते हैं, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो कहाँ की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे इन पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो होगी। तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और यही प्रॉपर्टी हमें इसमें देखने को मिलती है जो भी कोलाइडल डिस्पर्शन सॉल्यूशंस होते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज एक्सप्रेस्ड बाय फिक्स्ड फर्स्ट लॉ। तो फिक्स फर्स्ट लॉ जो है उसके बेसिस पे हम इस डिफ्यूजन को हम फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगर फर्दर हमें इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है देन वी कैन एक्सप्लेन इट बाय मींस ऑफ दिस जो आपका कंपार्टमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, टू कंपार्टमेंट हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट सेल। ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एक आपका जो है दैट इज योर डोनर कंपार्टमेंट और जो दूसरा है आपका दैट इज योर एक्सेप्टर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब डोनर कंपार्टमेंट में क्या है, यहाँ पे आप जो है कोलाइडल पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई होगा। ठीक है, और यहाँ जो एक्सेप्टर है उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन है उसका कोलाइडल पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लो। तो जो मूवमेंट होगी अब कोलाइडल पार्टिकल की वो कहाँ को होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, देन उसके बाद इस कंपार्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसको प्लेस किया जाता है जिसके थ्रू जो पार्टिकल्स है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें अब dm क्या है, dm इज द मास ऑफ सबस्टेंस डिफ्यूजिंग, कि कितना आपका जो कोलाइडल पार्टिकल का मास है दैट गेट्स डिफ्यूज्ड थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, dt जो है दैट इज द टाइम इन विच मास डिफ्यूजेस। देन A जो है दैट इज द एरिया अक्रॉस विच मास ऑफ सबस्टेंस डिफ्यूजेस। एरिया कौन सा पार्ट है, जो ये मेम्ब्रेन है इसका जो ये पोर्शन है दिस इज नोन एज एरिया ऑफ द एरिया अक्रॉस विच द मास ऑफ सबस्टेंस डिफ्यूजेस, क्योंकि जो भी पार्टिकल होंगे वो थ्रू दिस मेम्ब्रेन पास होंगे और ये जो इसका है इट इज द एरिया ऑफ दिस मेम्ब्रेन। देन उसके बाद है dc अपॉन dx, इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कह सकते हैं कि जो भी डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे इसमें क्या हो रहा है पार्टिकल जो है कोलाइड के उनमें क्या हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dc अपॉन dx। तो dc जो है दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और dx जो है दैट इज द थिकनेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इस मेम्ब्रेन की क्या थिकनेस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dx के साथ। देन उसके बाद
डी जो है दैट इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और इसमें हमने माइनस का साइन लगाया है। माइनस का साइन क्या बताता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ से जा रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो रही है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन से। सो ना अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ जो हमारी इक्वेशन हम यूज करते हैं दैट इज डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए इंटू डी सी अपॉन डी एक्स, जो कि भी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो वहाँ पे हमने जो एक कोफिशिएंट यूज करा दैट वाज दी डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो भी जैसे कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स में कोलिजन होती है, तो उनके बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो उस फ्रिक्शन जो वहाँ पे डेवलप होगा वहाँ से हमें कोफिशिएंट मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बताया गया कि जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है जो कि हमने फिक्स लॉ में पढ़ा, वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के साथ। और उसके लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज dx इज इक्वल टू के बी इंटू टी। इसमें डी जो है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, एफ इज फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी जो है दैट इज द टेम्परेचर, ठीक है। ये रिलेशन है बिटवीन दिस डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लॉ ऑफ इक्वेशन। ना उसके बाद अगर फर्दर हम इस फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स इक्वेशन जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 6 पाई ईटा ए के इक्वल होता है। और इस इक्वेशन में जो ईटा है दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ए जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की, ठीक है। अब ऊपर आपके पास जो आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है उसमें आपकी इक्वेशन जो है दैट इज डी एक्स इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो ये f है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है जो ये वैल्यू है f की, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी फर्दर वो क्या होगी, d इज इक्वल टू के बी इंटू टी अपॉन 6 पाई ईटा ए, ठीक है। नाउ अगेन इन दिस इक्वेशन जो कि आपका ये के बी दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, आर अपॉन एन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आर जो है इसमें दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन जो है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर जो कि आप 10th वगैरह में पढ़ते आ रहे हो एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। तो ये एन वैल्यू जो है उसको ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हम अब ये इक्वेशंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या रिलेटेड है, ये सारा जो हमने डिराइव किया। अगर हम बात करें जो अभी हम जैसे डिफ्यूजन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज में, तो डिफ्यूजन जो हो रहा है पार्टिकल्स का, इन कोलाइडल पार्टिकल्स का, वो हमारे लिए कहाँ पे बेनिफिशियल है, उसको हम यूज कर सकते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपने कोई भी कोलाइडल पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकाल सकते हो, यही जो इक्वेशन अभी तक हमने जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फर्दर अब इस इक्वेशन से आप जो कि आपके पास अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगी जैसे d इज इक्वल टू आर टी अपॉन 6 पाई ईटा ए एन जो इक्वेशन आएगी आपके पास, तो इसमें आप इक्वेशन से आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको अगर हम फर्दर और देखें, अब सपोज हम एज्यूम करते हैं कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो अगर आपने लाइक मैथ्स में पढ़ा हो तो स्फेयर जो होता है, तो किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। अब एक और हम टर्म इसमें यूज करते हैं दैट इज पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल। पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास और यू कैन से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी किसके इक्वल होती है, इस v बार के इक्वल, और v बार जो है इसको हम कहते हैं पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है
इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ये आपके पास v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है। अब यहाँ से जो v है, इस वैल्यू को, इस v को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे, क्योंकि अगर आप ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपका v है वो किसके इक्वल आएगा, v इज इक्वल टू v बार इंटू m। ठीक है, तो इस v बार m को आप कहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका v बार m है दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, तो अब हम इसमें कोलाइडल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ दिस कोलाइडल पार्टिकल। नाउ फर्दर इफ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, जो कि आपका अब v बार m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है। इस इक्वेशन से अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर क्यूब की वैल्यू, तो आर क्यूब आपका किसके इक्वल होगा, आर क्यूब विल बी इक्वल टू 3v बार इंटू m अपॉन 4 पाई के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका जो है आर क्यूब निकलेगा। अब ये जो हम अभी तक बात कर रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल्स में, इसमें हमने यूज किया था ए। ठीक है, तो इसमें हमने दिखाया ए जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो अब जो हम यहाँ पे आर लिख रहे हैं उसको हम ए के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब तो दोनों का ही सेम है। ए भी जो है दैट इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अगर आपका कोलाइडल पार्टिकल स्फेरिकल शेप है तो दैट मीन्स यहाँ पे ए जो है, जो हमारा, जैसे अभी हमने कहा कि जो आर क्यूब है वो किसके इक्वल है, 3v बार इंटू m अपॉन 4/5 के इक्वल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू, जो आपका ए क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, आपका 3v बार m अपॉन 4/5। ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब इसमें क्या है कि ये तो हो गया एक स्फेरिकल पार्टिकल के बाद। अब अगर हम कंसिडर करते हैं एक मोल को, ठीक है, तो जब हम एक मोल की बात करते हैं तो तब हमारे पास क्या होता है कि एक मोल जो होता है दैट इज इक्वल टू, मीन्स अगर जो एक मोल होता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, यूनिट्स में आपके पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर हम एक मोल की बात करें तो हम इसमें एडिशनली यूज कर सकते हैं दिस एन वैल्यू, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू। अब जो ये इक्वेशन आपके पास थी अल्टीमेटली दिस वन, d इज इक्वल टू आर टी अपॉन 6 ईटा ए एन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये n की वैल्यू ए जो है यहाँ पे, अब a को आप रिप्लेस कर सकते हो इस वैल्यू से, यहाँ पे 3v बार m अपॉन 4/n। तो जब आप इसको यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी d इज इक्वल टू आर टी अपॉन 6 ईटा m इंटू दिस क्यूब रूट ऑफ 4/n अपॉन 3m v बार। ठीक है, तो इसमें आपको डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू जैसे डिटरमाइन होगी, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी जो है कांस्टेंट वैल्यू है। किस टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो वो टी की वैल्यू होगी। विस्कोसिटी ऑफ अ मीडियम क्या है, एवोगैड्रोस वैल्यू जो है अगेन सेम रहती है। और उसके बाद जो आपका ये है दिस पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो आपका डिटरमाइन होगा। और ये सारी वैल्यू जब आपके पास होंगी तो अल्टीमेटली आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ m। और ये m जो है दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन you can find out the molecular weight of a colloidal particle. Okay. Next property of these colloidal dispersion solutions are osmotic pressure. तो फर्स्टली ऑस्मोसिस क्या होता है, सपोज आपके पास 2 कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट में आपका प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है।
और ये दोनों कंपार्टमेंट जो है दीज आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो जब भी सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जिस कंपार्टमेंट में प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन सी होगी, जहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। तो ये जो प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। जो भी मूवमेंट होता है थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए जब आप एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ताकि फर्दर जो आप सॉल्वेंट है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को पास ना करे, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस इज वन ऑफ अ प्रॉपर्टी, वन ऑफ द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रॉपर्टी है, इससे भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी कोलाइडल पार्टिकल का मॉलिक्यूल कर सकते हो, दिस पाई अपॉन सी इज इक्वल टू आर टी बाई एम प्लस बी सी। ठीक है, ये इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। इसमें पाई जो है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, सी जो है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ this solution, R is molar gas constant, T is temperature, M जो है that is the molecular weight, B जो है that is interaction constant, या हम कह सकते हैं constant depending on degree of interaction between solute and solvent molecules, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर आपके पास सपोज कि क्या है कि आप अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस का जैसे कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम प्रिपेयर करते हो, तो हर किसी केस में क्या होगा, हर किसी कॉन्सेंट्रेशन की एक अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज मिलेंगी। तो ये सारा जब डेटा आपके पास आएगा तब आप क्या कर सकते हो, एक जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और उसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपका y एक्सिस है उस पे आप वैल्यू लिख सकते हो, कौन सी, पाई अपॉन सी, और जो x एक्सिस है उस पे आप c की वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, अब अगेन ये इक्वेशन जो है ये किसको किसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस ग्राफ से अब आपका जो ये स्ट्रेट लाइन है स्लोप की वैल्यू मिलेगी, स्लोप की वैल्यू से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, b की वैल्यू। और इसी स्ट्रेट लाइन को अगर आप एक्स्ट्रा प्लॉट करो फर्दर, तो जो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो आपको देगा इसकी वैल्यू आर टी अपॉन एम की वैल्यू। ठीक है, आर जो है दैट इज मोलर गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, टी जो है दैट इज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलेगी, फर्दर आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो, एम की वैल्यू को। मीन्स की यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ colloidal dispersion system you can find the molecular weight of the colloidal particles. Other kinetic property of the colloidal solution is sedimentation. So sedimentation is the process of settling down of particles suspended in the colloidal solution due to the effect of gravity. तो जो भी एक colloidal solution में जो भी particles है उनकी क्या होती है, सेडिमेंटेशन हो रही है, उनमें एक मूवमेंट हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि सेटल डाउन हो रहे हैं बॉटम पे, उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये भी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड होता है इन कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद कोई भी जैसे अब पार्टिकल्स की जो सेडिमेंटेशन हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन और यू कैन से रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय मींस ऑफ स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनती है जिसमें v जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन और यू कैन से रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, इट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर g इंटू रो सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 ईटा। ठीक है, where g is the acceleration due to gravity, a जो है that is the radius of particle, sigma is density of particle, rho is density of medium, and this eta is viscosity of the medium. So अगर जो पार्टिकल्स में सेडिमेंटेशन हो रही है तो उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। Now, due to Brownian movement, the lower size limit of particle obeying Stokes law is about 0.5 micrometer.
मतलब कि जैसे आपने जब ब्राउनियन मूवमेंट का जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपको मैंने कहा था कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर है तो वो उसमें क्या होता है, एक ब्राउनियन मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, अगर तो ये पार्टिकल 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो उन पार्टिकल्स में सेटलिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो अब जो ये ब्राउनियन मूवमेंट है, अब सपोज आपके पास जो कोलाइडल पार्टिकल है उसका जो साइज है दैट इज लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर, तो उसमें क्या होगा, एक ब्राउनियन मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, और ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है दैट एक्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो पार्टिकल्स की जो सेडिमेंटेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब उस टाइप के पार्टिकल को, अगर ऐसा कोई पार्टिकल है जिनमें सेडिमेंटेशन नहीं हो रही है, तो उन पार्टिकल्स को सेडिमेंट कराने के लिए, उनमें सेडिमेंटेशन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्गर फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। और वो फोर्स जो होता है दैट इज मोर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो क्या करेगा, उस फोर्स के अंडर जो पार्टिकल्स है उनकी वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब वो फोर्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करेंगे, जिसका फोर्स जो होगा ग्रेटर देन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। उस फोर्स के इंड्यूस करने से क्या होंगे, जो पार्टिकल्स जिनमें ब्राउनियन मूवमेंट है, जो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं, अब उस फोर्स के अंडर वो क्या होगा, वो सेडिमेंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो इस केस में जैसे आपने स्टोक्स लॉ जब हमने पढ़ा था, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है उसमें वो डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटी पे। ठीक है, तो उसमें जी एप्लीकेबल होता है। बट अगर आप किसी कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में सेंट्रिफ्यूगेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें जो जी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किससे रिप्लेस होगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ठीक है, क्योंकि सेंट्रिफ्यूगेशन में क्या कर रहे हो आप, एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आप टॉर्क दे रहे हो, उसके वजह से उसमें क्या होता है, एक एंगुलर वेलोसिटी डेवलप होती है। तो इसीलिए इसमें जो जी है वो किससे रिप्लेस होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ओमेगा जो है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एक्स जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इन टर्म्स से वो रिप्लेस हो जाएगा। अब उसके बाद जो, अब ये है कि हम सेंट्रिफ्यूगेशन क्यों करते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स है उनकी सेडिमेंटेशन हो जाए। क्यों हम इसलिए ये करते हैं, क्योंकि जो ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है पार्टिकल्स की, उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक पॉलीमर का कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर उस पॉलीमर के जो पार्टिकल्स है वो नॉर्मली सेडिमेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनका ड्यू टू देयर साइज ऑफ द पार्टिकल, तो हम उसमें क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, हम उसमें सेंट्रिफ्यूगेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उन जो पार्टिकल्स हैं उनकी सेडिमेंटेशन होती है। और वो प्रोसेस से, वो सेडिमेंटेशन की वैल्यूज से हम क्या निकाल सकते हैं, उस कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम का, जो पार्टिकल्स है कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में, उसका हम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। In ultracentrifugation we use two methods. First is sedimentation velocity method and second is sedimentation equilibrium method. अब जो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं पार्टिकल्स को सेडिमेंट कराने के लिए, और जो उसकी रेंज है दैट इज अराउंड 4 × 10⁵ ग्राम। ओके, एंड इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड, जो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं वो कम होता है एज कम्पेयर टू द फोर्स दैट वी अप्लाइड इन सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। ठीक है, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम में फोर्स अप्लाइड कम होता है इसके कंपैरिजन में। सेकेंड थिंग, इन सेडिमेंटेशन वेलोसिटी जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। सपोज कि आपने T1 पे पहले देखा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देन टाइम T2 पे आप दोबारा से कॉन्सेंट्रेशन को चेक करोगे, तो वो जो चेंज आएगा कॉन्सेंट्रेशन में, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पार्टिकल्स की जो है वो मूवमेंट हो रही है।
एंड अब जैसे जो ये सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी है इन कोलाइडल पार्टिकल्स की, उनको हम जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पॉलीमर जैसे आपका कोलाइडल पार्टिकल है उसका अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम यूज़ करेंगे। तो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड में जो आपको मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन होगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा नंबर एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और जो सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड होगा इसमें जो आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट होगा दैट विल बी द वेट एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड है इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोसेस होता है जो हम फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं वो हम कब तक अप्लाई करते हैं जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें क्या होगा, जब सेडिमेंटेशन रेट जो होगा दैट इज इक्वल टू डिफ्यूजन रेट, ठीक है। मीन्स कि अगर आप मैथमेटिकली जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू निकालने के लिए और एक आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है डिफ्यूजन कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो जब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वल टू होगी डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू के इक्वल, तो तब तक हम क्या करते हैं इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं और वेट करते हैं जब तक कि एक इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए इन दोनों के बीच में। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे आपने पॉलीमर का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, नाउ यू आर अप्लाइंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें अप्लाई कर रहे हो दैट इज परपेंडिकुलर टू द सैंपल। तो जब आप इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करोगे जैसे आप इसमें देख सकते हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका क्या है, तो उससे क्या होगा जो ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पार्टिकल है वो सेगमेंट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये सेगमेंटेशन हमें इसमें कैसे पता लगेगी, इनिशियली अगर आप टाइम t0 पे देखो तो वहां पे एक है होमोजीनियसली एक सॉल्यूशन है वहां पे सेल में। देन एट टाइम t1 जब आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे इसमें कि यहाँ पे एक बाउंड्री की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। एंड दिस जो यहाँ पे x1 है ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन टू द जो यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म हो रही है। तो ये बाउंड्री से हम क्या पता लगा सकते हैं, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है अबव द बाउंड्री वहां पे क्या है सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है एंड बिलो द बाउंड्री वहां पे सॉल्वेंट मतलब प्रॉपर एक सोल्यूशन है जिसमें कि आपका सॉल्वेंट भी है एंड सोल्यूट भी है। तो मीन्स के अपर पार्ट इसका प्योर सॉल्वेंट है, क्लियर है, दैट मीन्स कि वहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रही है। उसके बाद जब फर्दर आप टाइम t2 पे दोबारा देखो तो अब वो बाउंड्री का है और ज़्यादा नीचे को शिफ्ट हो गई है, तो दैट मीन्स कि इसमें और ज़्यादा सेडिमेंटेशन हुई है। इसी तरह से टाइम t3 पे भी क्या होगा फर्दर और ये बाउंड्री जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कम होगा और जो सॉल्वेंट है प्योर उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है इसमें सेडिमेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो ये हम x1 x2 x3 जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ बाय टेकिंग फोटोग्राफ्स जैसे इसमें अटैच होता है सिस्टम, तो उससे हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद है जैसे सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। अब इस केस में क्या है कि आप क्या कर रहे हो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कम होता है, तो इसमें क्या होगा सेडिमेंटेशन भी जो है वो धीरे धीरे होगी, ठीक है। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जैसे आपने सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के केस में देखा था वहां पे क्या हो रहा था कि जो सॉल्वेंट है एकदम से क्लियर हो रहा था, प्रॉपर बाउंड्री बन रही थी वहां पे। बट इस केस में क्या है प्रॉपर बाउंड्री नहीं बन रही है। इसमें जो है क्या होगा पहले कि जैसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें अप्लाई करोगे जो कि कम फोर्स होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका वेट जैसे ज़्यादा होगा जिन मॉलिक्यूल्स का वो पहले सेगमेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के स्पीशीज है वो बाद में इसमें सेगमेंट होते जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी इसमें क्या है जैसे अब आप मूवमेंट इसमें कैसे देख सकोगे बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आपने क्या किया जब x1 था जो डिस्टेंस है x1 पे आपने क्या किया इस पोजीशन पे आप लाइक सैम्पलिंग करके आप क्या कर सकते हो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेक कर सकते हो। देन उसके बाद जब x2 डिस्टेंस होगी
तब x2 डिस्टेंस पे दोबारा से आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, देन x3 पे क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो उससे आप क्या कर सकते हो, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है उसकी भी अलग अलग वैल्यूज आपको डिटरमाइन होंगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हायर मॉलिक्यूलर वेट पहले सेटल डाउन हो रहे हैं, देन उसके बाद जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट है वो बाद में सेटल डाउन है हो रहे, तो इसीलिए जो हमें से मॉलिक्यूलर वेट मिल रहा है वो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। Now the formula that we use to determine the molecular weight of the polymer colloidal solution. सबसे पहले इसमें क्या है, velocity dx by dt of a particle in a unit centrifugal force is expressed by Sevidberg coefficient in which s is equal to dx upon dt upon omega square into x। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर हम यूनिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो यूनिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी है dx by dt उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किससे, सेविडबर्ग कोफिशिएंट से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s से, और वो s हमारा जो है वो इक्वल टू है dx अपॉन dt इंटू ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा जो है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, x जो है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन टू द, जो बाउंड्री फॉर्मेशन होती है वो जो डिस्टेंस है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। And under influence of centrifugal force, particle moves or passes from position x1 at time t1 to position x2 at time t2। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली अगर हम डिफरेंट टाइम पे अगर हम देखें तो जो पार्टिकल है उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है, t1 पे x1 पे होगा एंड देन टाइम t2 पे जो उसका पोजीशन जो है x2। अभी पीछे मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी उसमें भी जैसे आप देख सकते थे, उसमें t1 पे x1 की वैल्यू थी, t2 पे x2 की वैल्यू थी, इस तरह से। तो अगर अब आपने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस मेथड, तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज n इज इक्वल टू आर टी एस अपॉन डी इंटू 1 माइनस वी बार इंटू रो। r जो है दैट इज द गैस कांस्टेंट, t जो है दैट इज टेम्परेचर, s इज Sevidberg coefficient, d is diffusion coefficient, v bar is partial specific volume, जो अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, v bar जो है वो किसके इक्वल होता है, v अपॉन m के, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो कि पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी इनटू रो। रो क्या है इसमें, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आपका एस है सेविडबर्ग कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू आप इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे ऊपर हमने लिखा है एस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, आप उसको लॉग में कन्वर्ट करो, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी एस की वो होगी एल एन ऑफ एक्स टू अपॉन एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी जब इसको लॉग में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी इक्वेशन ये आएगी। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद द वैल्यू ऑफ दिस एस। ठीक है, that will be this one, m is equal to rt ln of x2 upon x1 upon d into 1 minus v bar t2 minus t1 into omega square। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलीमर का। देन सेकेंड इज सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड में जो हम इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज m इज इक्वल टू 2rt ln c2 अपॉन c1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी बार रो इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। और इसमें जो है c1 एंड c2 दीज आर द सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एट डिस्टेंस x1 एंड x2। जैसे अभी इसका मैंने आपको पीछे अभी जो पिक्चर दिखाया था उसमें क्या था कि x1 पे आप क्या करोगे, c1 कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करोगे, और जब उसकी पोजीशन जो है पार्टिकल्स की x2 पे पहुंचेगी तब दोबारा से आप उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करोगे, तो वो आपका c2 होगा वहाँ पे। तो उनको हम एज अ c1 एंड c2 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब आपके पास ये सारी वैल्यूज आएंगी then you can find the molecular weight by means of this sedimentation equilibrium method। और जो ये सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड है इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है
क्योंकि हमें इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम का वेट करना पड़ता है कि कब आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो इक्वल हो। तो इसीलिए हमारे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एज कम्पेयर टू द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। Viscosity. It is the resistance to flow of system under an applied stress. The viscosity of colloidal dispersion is affected by shape of particles of the dispersed phase. तो जो भी colloidal dispersion system में जो dispersed particles होंगे, जो collides होंगे, उनका जो shape है वो किसको affect करेगा? Viscosity of the colloidal dispersion. Suppose in spherocolloids dispersions are of low viscosity. दैट मीन्स कि अगर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो स्फेरिकल शेप के होंगे तो उस केस में जो डिस्पर्शन सिस्टम है उसकी विस्कोसिटी जो है दैट विल बी लो, क्योंकि उसमें क्या है कि जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, तो इसीलिए उनकी विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो कम होगी। एंड इन केस ऑफ लीनियर पार्टिकल्स देयर इज मोर विस्कस डिस्पर्शन, क्योंकि लीनियर पार्टिकल जो है वो आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन होगा एज कम्पेयर टू स्फेरिकल पार्टिकल्स के केस में, तो इसीलिए उनकी विस्कोसिटी भी जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्फेरिकल कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम। देन सेकेंड थिंग जो इफेक्ट करता है विस्कोसिटी की, दैट इज द एफिनिटी ऑफ पार्टिकल टू मीडियम। तो पार्टिकल्स की जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी मीडियम के लिए उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सपोज जैसे कि हमने लायोफिलिक के केस में देखा था कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होता है उनका जो सॉल्वेंट के लिए एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वो विस्कस नेचर के होते हैं, ज़्यादा उनमें विस्कोसिटी होती है। और जो लायोफोबिक होते हैं उनकी जो एफिनिटी होती है सॉल्वेंट के लिए दैट इज लेस, तो इसलिए उनकी जो विस्कोसिटी भी अगर हम देखेंगे तो उस केस में विस्कोसिटी जो होगी वो कम होगी। देन थर्ड इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। तो अगेन इसमें भी क्या होगा कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा तो डिस्पर्शन सिस्टम की जो विस्कोसिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। सो अगर आपने किसी भी कोलाइडल डिस्पर्शन की विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन, जो कि क्या है, ईटा इज इक्वल टू ईटा नॉट इंटू 1 माइनस 2.55, जिसमें कि ईटा जो है दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन, जो कि आपका कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है उसकी विस्कोसिटी। ईटा नॉट जो है दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, दैट इज द सॉल्वेंट जो आप उसमें यूज कर रहे हो डिस्पर्शन सिस्टम में, सॉल्वेंट पार्ट है आपका उसकी विस्कोसिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा नॉट से। और फाई जो है दैट इज द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, कि कितना आपका सॉल्यूट पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है। देन सेकेंड इज रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी हमने जैसे विस्कोसिटी के चैप्टर में पढ़ा था कि कितना डिस्पर्शन सिस्टम में विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, या उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ईटा अपॉन ईटा नॉट, ठीक है, ईटा अपॉन ईटा नॉट, ठीक है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ईटा इज इक्वल टू ईटा नॉट इंटू 1 माइनस 2.5, अब ईटा नॉट को अगर हम यहाँ पे ले जाए, इसको डिवाइड करें, तो ये बन जाएगा आपका ईटा अपॉन ईटा नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 2.5। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका रिलेटिव विस्कोसिटी है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2.55, ठीक है। तो ये आप रिलेटिव विस्कोसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू रिलेटिव विस्कोसिटी माइनस 1। अब रिलेटिव विस्कोसिटी आपका किसके इक्वल है, ईटा अपॉन ईटा नॉट। तो ईटा अपॉन ईटा नॉट को आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस 2.55। तो अगर आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपका स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या बनेगा, 1 प्लस 2.55 माइनस 1, ठीक है। तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो आपका स्पेसिफिक विस्कोसिटी है दैट विल बी 2.55, ठीक है। तो मीन्स कि आप स्पेसिफिक विस्कोसिटी को ऐसे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 2.55, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा फाई है इसमें हम कहते हैं कि इट इज़ द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, मीन्स कि कितना आपका इसमें सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है पार्टिकल की। तो इसीलिए हम इस फाई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सी से, मीन्स कि ईटा
specific upon C concentration of this solution is equal to 2.5। ठीक है, तो ये जो 2.5 है इसके लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं k के साथ। ठीक है, तो मीन्स आपका ईटा स्पेसिफिक अपॉन C जो है दैट विल बी इक्वल टू k। Now again, this property, this kinetic property, that is the viscosity, is used to determine the molecular weight of a colloidal particle। तो इसमें से आप कैसे molecular weight निकाल सकते हो? कोई भी colloidal particle का आप मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हो बाय मीन्स ऑफ विस्कोसिटी, अगर आपको उसकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है, आपने उसका मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है उसकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी स्पेसिफिक विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होंगी, आपके पास अलग अलग स्पेसिफिक विस्कोसिटी की वैल्यू होंगी। देन आप क्या करोगे, एक ग्राफ प्लॉट करोगे जिसे नीचे दिखाया गया है। उसमें y एक्सिस पे आपका होगा दिस स्पेसिफिक विस्कोसिटी अपॉन c, और जो x एक्सिस होगी उस पे होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो जब आप ये वैल्यूज इस ग्राफ में पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, मिलेगा एक ग्राफ मिलेगा और ये स्ट्रेट लाइन होगी। इस स्ट्रेट लाइन को जब आप एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो y एक्सिस पे जहाँ पे इसका इंटरसेप्ट आएगा वो इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें देगा किसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू। तो जब आपको यहाँ से इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू मिलेगी, फिर इस इंट्रिंसिक विस्कोसिटी से आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज ईटा इन ब्रैकेट्स, जिसको हम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहते हैं, इज इक्वल टू k इंटू एम ए। यहाँ पे जो k है वो जो पीछे मैंने आपको भी k दिखाया था दैट इज समथिंग एल्स, और ये k की वैल्यू जो है ये अलग है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जो k है और a है, दीज आर द कांस्टेंट ऑफ पॉलीमर सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट जो है फाइंड आउट कर सकते हो। अब इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू आपको इस ग्राफ से मिल जाएगी। देन नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ k एंड a। वो वैल्यू ऑफ k एंड a आप कैसे निकाल सकते हो, आप क्या लोगे, कोई पॉलीमर लोगे, उसका एक कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम प्रिपेयर करोगे, उस पॉलीमर का आपका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपका ऑलरेडी पता होगा आपको, इट इज नोन टू यू। ठीक है, और आप क्या करोगे, उसकी जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी है वो फाइंड आउट करोगे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, तो उससे आप क्या करोगे, आपको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू मिलेगी, मॉलिक्यूलर वेट जो है ऑलरेडी नोन होगा, तो उससे आप क्या करोगे, के और ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करोगे। तो वहां से आपको के और ए की वैल्यू मिलेगी। देन जिस भी कोलाइडल पॉलीमर सोल्यूशन का आपने जो है मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना होगा, तो वो के और ए की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में पुट करके उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। मीन्स कि इसमें क्या करना है, आपको पहले के और ए की वैल्यू को कैलिब्रेट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन उनको आप यहाँ पे पुट करके मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो in this way, by using this kinetic property you can find out molecular weights, हो चाहे डिफ्यूजन है, सेडिमेंटेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, विस्कोसिटी है। तो इन सब से आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हो, और जो आपका ब्राउनियन मूवमेंट है उससे आप क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो कोई भी कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम के। So that's all about the kinetic properties of the colloidal dispersion system.